अगर आपकी कार, बाइक या फिर कोई दूसरा वाहन चोरी हुआ है और आप बीमा क्लेम करने में लेट हो गए हो तो कोई बात नहीं है। पुलिस में शिकायत के साथ बीमा कंपनी से वाहन के चोरी होने का क्लेम मांग सकते हो। क्या है मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। अगर आपकी कार, बाइक या फिर कोई दूसरा वाहन चोरी हुआ है तो आप बीमा क्लेम करने में लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं है। पुलिस में शिकायत के साथ बीमा कंपनी से वाहन चोरी के होने का क्लेम मांग सकते हैं। वडोदरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक ऐसे ही मामले में बीमा कंपनी को वाहन चोरी के दिन से भुगतान की तारीख 8% के ब्याज के साथ क्लेम देने का आदेश किया है। मामले की बात करें तो वडोदरा के आशीष गांधी ने 2016 में बाइक खरीदी थी। उन्होंने फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक के लिए इसका बीमा इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस से करवाया था। गांधी की बाइक अक्टूबर 2022 में चोरी हो गई। गांधी ने घटना के 97वें दिन पुलिस में वाहन चोरी के ऑनलाइन शिकायत की और फिर बीमा कंपनी को वाहन चोरी की सूचना देते हुए क्लेम की मांग की, तो बीमा कंपनी ने 48 घंटे क्लेम दाखिल नहीं करने का जिक्र करते हुए रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। तो उसके बाद आशीष गांधी ने इस मामले की शिकायत वडोदरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फोरम में की। फोरम ने इसे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना। फोरम ने इसके बाद अपने फैसले में बीमा कंपनी को चोरी वाले दिन वाहन की कीमत का 70% धनराशि देने का निर्देश दिया। फोरम ने ऑर्डर में कहा कि बीमा कंपनी शिकायतकर्ता को 14,973 रुपए भुगतान करे। फोरम ने अपने आदेश में बीमा कंपनी से कहा कि वह 1,000 रुपये कानूनी खर्च और 1,000 रुपये मानसिक उत्पीड़न के लिए भी प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। मणिपुर में आयोजित खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संबोधित किया। इंफाल में आयोजित इस चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने भविष्य के लक्ष्यों के साथ साथ पहले की भी कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करने को भी कहा। इसके साथ क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मणिपुर में आयोजित खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इंफाल में आयोजित इस चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने भविष्य के लक्ष्यों के साथ साथ पहले की कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करने को भी कहा। पीएम मोदी के मुताबिक अलग अलग कंपटीशन के लिए अलग अलग रणनीति पर काम करना होगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन कराने की सलाह दी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 1 साल में भारतीय खिलाड़ियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने मणिपुर से निकले खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने देश की शान बढ़ाई है, देश के लिए कई मेडल जीते हैं। चिंतन शिविर इस साल मणिपुर की धरती पर हो रहा है, ये काफी खुशी की बात है। पीएम मोदी के मुताबिक टैलेंटेड खिलाड़ियों को क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। इंफाल में खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर के साथ साथ युवा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केरल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। उसके लेकर केरल के यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। उसके ज्यादातर टिकट कुछ ही घंटे में बिक गए। क्या है मामला, देखते हैं अंदर की बात में। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर केरल के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम पर टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही उसके ज्यादातर टिकट कुछ ही घंटे में बिक गए। यह ट्रेन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगी। इसकी कमर्शियल सर्विस 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 अप्रैल को कासरगोड से खुलने वाली वंदे भारत को 740 टिकट रविवार को कुछ ही घंटे में बिक गए। सुबह 8 बजे बुकिंग शुरू हो गई और शाम 6 बजे तक 740 टिकट बिक चुके थे। वंदे भारत में कुल 914 चेयर कार सीटें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 दिन के लिए सारे एग्जीक्यूटिव चेयर कार टिकट बिक चुके हैं। 26 अप्रैल के लिए एग्जीक्यूटिव कार में 86 टिकट बिक चुके हैं और 14 पैसेंजर वेटिंग में है। इसी तरह 28, 29 और 30 अप्रैल की टिकटों के लिए भी भारी डिमांड देखी जा रही है। रेल अधिकारियों के मुताबिक यह ट्रेन 510 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में पूरी करेगी। केरल में ट्रेन की स्थिति को देखते हुए इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज कोलम, कोट्टयम, कर्नाकुलम, टाउन, त्रिशूर, तिरूर और कोझिकोड में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन नए दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल संजय राउत ने यह दावा किया है कि दिल्ली में पर्दे के पीछे महाराष्ट्र के सीएम को बदलने की तैयारी शुरू है।
जब से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाया है, तब वह पार्टी रसातल में जा रही है। महाराष्ट्र में फिलहाल एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर अटकलों और कयासों का बाजार गर्म है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि दिल्ली में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी शुरू है। बहुत जल्दी सीएम एकनाथ शिंदे की विदाई होगी। कुछ दिन पहले एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भी कहा था कि राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी शुरू है। संजय राउत ने कहा कि छगन भुजबल की बात में मैं सहमत हूं। संजय राउत ने यह भी कहा कि पीएम मोदी पाकिस्तान का मुद्दा छोड़कर चुनाव जीतकर दिखाए। संजय राउत ने कहा कि अगर पाकिस्तान को भी पूछो कि शिवसेना किसकी है, तो वह भी यही बोलेगा कि ठाकरे की है। हालांकि यह बात चुनाव आयोग को समझ नहीं आती है। पाकिस्तान का नाम लेकर मोदी कई बार चुनाव जीते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बिना एक चुनाव जीतकर दिखाए तो जाने। संजय राउत ने कहा बीजेपी को किसी भी तरह से ठाकरे सरकार गिरानी थी, इसीलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया। हालांकि बीजेपी अन्य राजनीतिक हेतु नहीं साध पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए लिंगायत नेताओं को लेकर माना गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। राहुल गांधी भी कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे और फोकस लिंगायत वोटों को रिझाने का रहा। लिंगायत के मठ भी गए, लेकिन इस बीच सिद्धारमैया के भ्रष्ट लिंगायत सीएम बयान पर घमासान शुरू हो गया है। देखते हैं क्या है नया विवाद। बीजेपी के वरिष्ठ लिंगायत नेताओं जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण साउदी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी गदगद थी। बीजेपी के लिंगायत वोट बैंक को तोड़ने के लिए उत्साहित होकर समुदाय को लुभाने की रणनीति पर काम हो रहा था। राहुल गांधी गुरु बसवन्ना के समाधि स्थल पहुंचे और कांग्रेस कार्यक्रम के जरिए यहां संकेत दिया कि वहां लिंगायतों के साथ है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया की लिंगायत समुदाय पर एक विवादास्पद टिप्पणी बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है। सिद्धारमैया ने रविवार को कहा, पहले से ही लिंगायत मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई है, वह कर्नाटक में सभी भ्रष्टाचारों की जड़ है। उनके इस बयान पर बहस छिड़ गई। हालांकि सिद्धारमैया विवाद होने पर बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी विशेष रूप से मुंबई के खिलाफ थी, न कि पूरे लिंगायत समुदाय के खिलाफ। सिद्धारमैया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि मुंबई के विशेष संदर्भ में उनकी टिप्पणियों को जानबूझकर पूरे लिंगायत समुदाय को गलत तरीके से समझा जा रहा है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी को बीजेपी पूरे लिंगायत समुदाय को शैतान बताने के रूप में व्याख्यायित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में बीएसपी आलाकमान पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट को लेकर चिंतित है कि बीजेपी के लिए येदियुरप्पा को टिकट नहीं देना मुश्किल होगा। भाजपा आलाकमान ने येदियुरप्पा को यह घोषणा करने के लिए मजबूर किया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। वोटरों के मुताबिक बीजेपी के पास येदियुरप्पा के अलावा कोई नेता नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। बीजेपी ने येदियुरप्पा को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है, लेकिन ये तय है कि चुनाव के बाद येदियुरप्पा को धूल चटा दी जाएगी, जिससे मतदाता परेशान है। येदियुरप्पा बीजेपी में एकमात्र ऐसे नेता है जिन्हें लिंगायत, वोकालिंगा, अनुसूचित जाति आदि सभी वर्गों ने स्वीकार किया है। ऐसे में येदियुरप्पा के चुनाव न लड़ने के फैसले से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। फिलहाल बीजेपी की निर्भरता नरेंद्र मोदी और केंद्र की योजनाओं पर है, लेकिन स्थानीय मुद्दे ज्यादा अहम होने के कारण ये मुद्दे कहां तक काम करेंगे, इस पर बीजेपी को संदेह है। उसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी भाजपा को परेशान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शरद पवार के महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर दिए बयान पर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। शिंदे ने कहा, शरद पवार जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। महाविकास आघाड़ी पर क्या कहा शरद पवार ने, क्यों महाराष्ट्र में राजनीति में आया भूचाल, देखते हैं अंदर की बात में। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार रविवार को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में थे। यहां उन्होंने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। पवार ने कहा, आज महाराष्ट्र में आघाड़ी है, हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें, पर इच्छा से क्या होता है। आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, आगे आघाड़ी रहेगी या नहीं इस पर चर्चा नहीं हुई। सीट बंटवारे का मुद्दा होता है, पार्टियों के विषय है, तो अभी कैसे कह सकते हैं। शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर दिए बयान पर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी। शिंदे कहा कि शरद पवार जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। एनसीपी नेता शरद पवार ने रविवार को अमरावती में कहा था कि आज महाराष्ट्र में आघाड़ी है, लेकिन कल क्या होगा यह नहीं कह सकते। शरद पवार साहब बड़े ही अनुभवी नेता है, उनका यह बयान महत्वपूर्ण है। वह जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है।
जिसको जो सोचना है वो सोचे, मैं इतना ही कहूँगा। इस पर राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी रहेगी। 2024 का चुनाव महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एक करने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को क्या संदेश दिया, देखते इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एक करने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हमें एक संदेश देना है कि हम सभी एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर विजन और मिशन साफ है तो हम साथ में लड़ेंगे। किस आधार पर होगा ये समय पर तय होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी 0 बन जाए। हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है। हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने 2024 में लोकसभा चुनाव पर कहा कि विपक्षी दलों को एक साथ बैठकर रणनीति तैयार करने की जरूरत है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों को साथ आना चाहिए। जो लोग अभी शासन कर रहे हैं उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। यूपी लोकसभा चुनाव के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सत्यपाल मलिक की और नजर रखी है। इसी संभावना के सामने आई कि जब अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। कौन सी बैठक अब अखिलेश ने मलिक को ऑफर की, यह मुद्दा अभी यूपी राजनीति में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। यूपी राजनीति की बात करें तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अचानक राजनीतिक मोर्चे पर सक्रिय होने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव द्वारा सत्यपाल मलिक को अलीगढ़ से टिकट देने की चर्चा है। सत्यपाल मलिक लंबे समय से मोदी पर हमलावर रहे हैं और किसान सभाएं करते रहे हैं। मलिक ने हाल ही में जाट नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से कई खाप चौधरी आए थे। मलिक ने खुद उनके लिए खाना बनाया। मलिक ने इस मुलाकात को अनधिकृत बताकर बड़ा ड्रामा किया। मलिक खुद पहले आरके पुरम और फिर चावला थाने गए और हंगामा किया। उसने दिल्ली पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किए जाने का दावा कर सनसनी फैलाने की भी कोशिश की। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सत्यपाल मलिक बिना अनुमति के चल रहे कार्यक्रम को रोके जाने के बाद वहां से चले गए थे, लेकिन बाद में आरके पुरम थाने पहुंचकर उन्होंने तमाशा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तमिलनाडु की राजनीति की बात करें तो 25 मई 2019 को अन्नामलाई ने पुलिस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु दक्षिण के डीसीपी थे और लोग उन्हें सिंघम के टाइटल से बुलाते हैं। अन्नामलाई कैसे बनेंगे बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार, देखते इस रिपोर्ट में। भारत में साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी पार्टियों ने दांवपेच आजमाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने भी सत्ता में बने रहने के लिए कई राज्यों में अपनी स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी है। यही कारण है कि बीजेपी ने तमिलनाडु में साल 2022 में ये अन्नामलाई को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अब अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन करती है तो तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई दक्षिण के सबसे बड़े रणनीतिकार साबित हो जाएंगे। तमिलनाडु में अपनी पकड़ बनाने के लिए अन्नामलाई की सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रदेश में नया कैडर खड़ा करना। इसके अलावा अन्नामलाई को मजबूत विपक्ष बनना पड़ेगा, जिससे जनता के बीच अपनी जमीन तैयार कर सके। नए मुद्दे को जन्म देना भी अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसके अलावा पार्टी को सभी को साथ लेकर चलना होगा और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुँचाकर जनता में माहौल बनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। संघ के चुनाव का विवाद नया मोड़ ले रहा है। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। रेसलर्स के धरने के बीच खेल मंत्रालय ने क्या लिया बड़ा फैसला, देखते हैं अंदर की बात में। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। ये चुनाव अगले महीने आने वाले थे। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व्रतभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर पहलवानों ने एक बार फिर से जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया है। खेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ एक एडहॉक कमेटी बनाएगी। यह कमेटी 45 दिनों के अंदर कुश्ती महासंघ का चुनाव करवाएगी। आयोग की कमेटी की खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी करेगी और फेडरेशन का रोज का कामकाज भी देखेगी। सोमवार को धरने पर बैठी महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व्रतभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। विनेश फोगाट समेत 7 पहलवानों ने अपनी याचिका में
शीर्ष अदालत से वृद्धभूषण सिंह के खिलाफ FIR का आदेश देने की मांग की है। पहलवानों के वकील मुख्य न्यायाधीश के सामने सुनवाई की मांग करेंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ओवरसाइट कमेटी की जांच को लेकर खेल मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और आमिर खान की दोस्ती के बारे में तो सभी जानते। ईद के मौके पर दोनों ने मुलाकात भी की थी। भाईजान ने फोटो भी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। इस बीच आमिर खान बहन अर्पिता खान की पार्टी में भी दिखाई दिए थे, मगर ध्यान उनके ब्रेसलेट ने खींचा। देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। आमिर खान और सलमान खान अच्छे दोस्त है, ये बात पूरी इंडस्ट्रीज में जग जाहिर है। हाल ही में वह सलमान खान के साथ दिखे थे, फिर वो अर्पिता खान शर्मा की ईद पार्टी में भी नजर आए थे। अब इन सब के बीच एक चीज ज्यादा वायरल हो रही है, वो है फिरोजा ब्रेसलेट। हालांकि जब आमिर खान शनिवार 22 अप्रैल को अर्पिता खान के द्वारा होस्ट की गई ईद पार्टी में लाल कुर्ते और जींस में पहुंचे थे, तब भी उनके हाथ में ये ब्रेसलेट दिखाई दिया था। सामने आए तमाम फोटोज और वीडियोस में आमिर खान दाहिने हाथ में इसे कैरी करते हुए नजर आए थे। वहीं सलमान खान भी लंबे समय से फिरोजा ब्रेसलेट पहन रहे हैं। अब तो उनके हाथ में एक घड़ी भी देखी जा रही है, जिसका रंग भी ब्रेसलेट जैसा ही है। जन्मदिन से ही वह इस घड़ी को पहन रहे हैं, जिसे लोग उनका दूसरा लकी चार्म कह रहे हैं। दरअसल आमिर खान की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि सच्चाई क्या है, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। अमृतपाल सिंह अब असम की डिब्रूगढ़ जेल में सलाखों के पीछे। वारिस पंजाब दे चीफ के खिलाफ 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया था। मोगा के रोड़े गांव से उनको रविवार सुबह दबोच लिया गया। पंजाब पुलिस ने कहा कि अमृतपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत पंजाब से डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है। आखिर अमृतपाल सिंह पर किन आरोपों के तहत NSA तमिल किया गया है, उसके खिलाफ क्या संगीन मामले हैं, आइए समझते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। अमृतपाल सिंह अब असम की डिब्रूगढ़ जेल में सलाखों के पीछे है। मोगा के रोडे गांव से उसको रविवार सुबह दबोच लिया गया। आइए जानते हैं कि इस आरोप के तय होने के बाद अमृतपाल पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाया गया। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीक फॉर जस्टिस से संबंधों को भी अमृतपाल पर NSA लगने की वजह माना जा रहा है। अमृतपाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने पर यह संगठन खुलकर वारिस पंजाब दे के समर्थन में उतरा था। इसके अलावा यूके में ठिकाना बनाए अवतार सिंह खांडा जैसे खालिस्तान समर्थक तत्व भी अमृतपाल का समर्थन कर रहे हैं। अमृतपाल और उसके सहयोगियों पर तथाकथित ड्रग उन्मूलन केंद्र पर युवाओं की पिटाई का आरोप है। वारिस पंजाब ने संगठन की कट्टरपंथी लाइन फॉलो नहीं करने पर युवकों की इन सेंटर्स पर पिटाई की जाती थी। अमृतपाल आर्म्स एक्ट के मामले में भी रडार पर था। अमृतपाल के खिलाफ NSA लगने की एक और वजह पंजाब में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना भी है। अमृतपाल सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का भारत में मोहरा था। इन्हीं आरोप के तहत अमृतपाल पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। ट्विटर ने गुरुवार को अपने यूजर से लेगे से ब्लू टिक मार्क को हटाना शुरू कर दिया है। कई दिग्गज लोगों के ब्लू टिक को ट्विटर ने हटा दिया और अब केवल उन्हीं को ब्लू टिक दिया जा रहा है जो इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। ब्लू टिक को लेकर प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग और एलन मस्क के बीच तू-तू मैं देखने को मिली। नए CEO के रूप में ट्विटर की कमान संभालने के बाद से ही अरबपति इलॉन मस्क सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने कंपनी में कई बदलाव किए हैं, कभी कर्मचारियों की छटनी तो कभी ब्लू टिक के लिए शुल्क वसूलने को लेकर उनकी खूब आलोचना भी हुई है। 3 दिन पहले ही ट्विटर से उन लोगों का ब्लू टिक हटा दिया गया जो पुराने सिस्टम के तहत लिए गए थे, यानी जिन्होंने ब्लू सब्सक्रिप्शन की सदस्यता नहीं ली थी। स्टीफन किंग ने ट्वीट से सवाल किया, मुझे लगता है कि मिस्टर मस्क को मेरा ब्लू चेक मार्क चैरिटी को देना चाहिए। इसके लिए मैं प्रितुला फाउंडेशन की सिफारिश करता हूं, जो यूक्रेन में जीवन रक्षक सेवाएं प्रदान करता है। यह केवल $8 अमेरिकी है, इसलिए शायद मिस्टर मस्क इसमें थोड़ा और अधिक धनराशि जोड़ सकते हैं। मस्क ने उन्हें जवाबी ट्वीट किया और लिखा, आपका स्वागत है, नमस्ते। मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं कुछ के लिए व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर रहा हूं। उनमें सिर्फ शैटनर, लेब्रॉन और किंग शामिल है। चैरिटी को लेकर स्टीफन किंग द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर मस्क नाखुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट GS।